myself JK Joshi. Today we start a new topic that is potential due to dipole. हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर एंड एक्सिस, जो रिजल्ट हमने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है डायग्राम में. ये रहा हमारा उनका पिछली क्लास का रिजल्ट, ई इक्वेटर एंड ई एक्सिस वाला. नाउ आज हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. नाउ इस हेडिंग को हमने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है. फर्स्ट है ऑन एक्सिस, सेकंड ऑन इक्वेटर एंड थर्ड एट एनी एंगल थीटा. नाउ फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास में, इसमें हमने देखो डायपोल का जो डायग्राम है वो बना रखा है. डायपोल के डायग्राम के अंदर हमने नेगेटिव चार्ज को पॉइंट ए पर रखा है और पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी पर. स्टूडेंट्स, डायपोल की जो लेंथ होती है जिसे हम ए बी कहते हैं वो हमारे पास में 2a के इक्वलेंट है. सेंटर C से पॉइंट B का जो डिस्टेंस है और पॉइंट A का डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल हैं और वो है स्मॉल a के बराबर, जो डायपोल का हाफ लेंथ है. और हमारे को जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही डायपोल के सेंटर से दे रखा होता है, बिकॉज जो डिस्टेंस स्मॉल a है वो बहुत बहुत स्मॉल होती है. हमने पिछले एग्जाम्पल पढ़ा था, HCl एग्जाम्पल लिया था जिसकी डिस्टेंस 1.27 एंगस्ट्रॉम होती है. ना स्टूडेंट्स, यहाँ ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लग रही है, बहुत सिंपल लेवल की मैथमेटिक्स है. V1 जो पोटेंशियल होगा उसमें डिस्टेंस हमारे पास में A टू P का आएगा. इस वजह से हमारे को स्मॉल r प्लस a करना पड़ेगा, यानी कि AC जो डिस्टेंस है वो और हमें ऐड करना पड़ेगा. AC का डिस्टेंस जो है बेसिकली स्मॉल a के इक्विवेलेंट होगा और वो हमें इसमें और ऐड करना होगा. ना स्टूडेंट्स, और इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा हमारे पास में वो भी ऐसा ही निकलेगा और उसमें आर ए माइनस बी का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी. ओके, ना स्टूडेंट्स, इफेक्टिव पोटेंशियल दोनों के सम के इक्विवेलेंट होता है, बिकॉज पोटेंशियल तो ऐड ही होता है हमेशा, और इसमें एलसीएम लेना होगा. और आफ्टर दैट हमारे पास में जो हायर पावर्स ऑफ ए होती है यानी स्मॉल ए होती है वो नेगलेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज स्मॉल ए इज़ वेरी वेरी लेस. So finally we obtain potential Kp upon r square. Okay, now second heading, potential due to dipole on equator. Students, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका डेरिवेशन बहुत स्मॉल होता है बट इसका लेवल जो है बहुत काम का है. इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, पोटेंशियल इस वाले में थोड़ा सा चेंज किया है मैंने. पॉइंट ए पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया इस बार और बी पर नेगेटिव. आप चाहे जो चार्ज रख सकते हैं, अगर आप इसको रिवर्स भी कर देंगे तब भी आंसर सेम आएगा, डोंट वरी, बिकॉज जो यहाँ पर पॉइंट पी है वो इक्वेटर पर है, यानी कि ऐसे पॉइंट पर, ऐसे लाइन पर है, ऐसे प्लेन पर भी हो सकता है जो ए बी डायपोल को बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हो. ओके, सो ए पी जो डिस्टेंस होगा और बी टू पी जो डिस्टेंस होगा वो दोनों इक्वल है. हमें उसे एक्स कंसिडर कर लेते हैं, तो ए की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा वो भी वही होगा के क्यू अपॉन एक्स, यानी कि ए पी के इक्वलेंट. और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल, बी से जो पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पर वो भी वही होगा बेटा, और वो हो जाएगा प्लस का के क्यू अपॉन ए पी. दोनों डिस्टेंस बराबर होने की वजह से नेट पोटेंशियल 0 होगा. ये बहुत ईजी डेरिवेशन लग रहा है बट इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो ऐसे फ्रेम होता है बेटा कि एक्स एक्सिस पर एक चार्ज अवेलेबल है, बताइए जेड प्लेन पर पोटेंशियल कितना होगा. तो हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है. आंसर होगा 0 पोटेंशियल. तो देखते डायपोल होता है, अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो वाई जेड प्लेन, वाई जेड एक इमेजिनरी प्लेन होता है, वो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है डायपोल को. ये पॉइंट इक्वेटर है, उसी तरह से इक्वेटर प्लेन भी पॉसिबल है. फॉर एग्जांपल वही है, एक्स एक्सिस पर डायपोल अवेलेबल है तो वाई जेड प्लेन पर जितने भी पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर होंगे वो हमेशा ही 0 पोटेंशियल वाले होंगे. नाउ प्लीज कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज थर्ड वन, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एट एनी एंगल थीटा. नाउ ये रही हमारी हेडिंग. ना स्टूडेंट्स, इस बारे में हमारे को डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना होगा. डायग्राम है हमारे पास में इस तरह का, ये देखिए. अब देखिए पोटेंशियल इसी तरह से जो है पोटेंशियल V1
एंड V2 आ जाएंगे, वो हो जाएगा हमारे पास में V1 नेगेटिव की वजह से, इसलिए माइनस साइन लग जाएगा, KQ/AP। AP डिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। AP डिस्टेंस हमारे पास में क्या बन जाएगा बेटा, AP डिस्टेंस जो है वो हमारे पास में आ जाएगा R+A। इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो बन जाएगा V1 = KQ/R+A। और हमारे पास में जो पोटेंशियल बनेगा V2, उसमें डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास में R-A cos थीटा। डन। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से बनेगा बच्चों, और हम लोग इसको नाउ सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में जो रिजल्ट बनेगा वो होगा VP = KP cos θ/R²। इससे हम वापस दोनों एक्सिस जो पॉइंट्स हैं उन पर जा सकते हैं बेटा। जैसे कि एक्सिस पॉइंट, उसमें थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पर cos 0 = 1 होगा, तो आंसर वापस वही KP/R² आ जाएगा। और इक्वेटर वाले पॉइंट को भी रख सकते हैं, तो cos 90 पुट करेंगे तो cos 90 0 होता है, तो पोटेंशियल ऑन इक्वेटर हमारे पास में ये आ जाएगा। ना स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में होती है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो देखो, जो टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल है कब होगा, जब हम लोग इस डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तब बच्चों उसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स होगा हमारे पास में ये वाला प्लस वाले चार्ज पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लगेगा और उसी की डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज QE। और दूसरा फोर्स होगा F2, जो कि नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और वो इसे अटैक करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ना स्टूडेंट, दोनों फोर्स जो हैं आपस में एक दूसरे को नेट रिजल्ट जो देंगे वो जीरो होगा, बिकॉज दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जो है डाइपोल पर वो जीरो होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से। बट क्योंकि दोनों फोर्स एक ही लाइन पर नहीं है, इसलिए जो नेट टॉर्क है वो जीरो नहीं होगा। ओके, और टॉर्क को कैलकुलेट करना थोड़ा इजी स्टेप्स है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डायग्राम को देख के मालूम चल जाएगा। दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस जो है 2a sin थीटा बन जाएगा हमारे पास में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा। और जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। सो फोर्स हमारे पास में है QE के इक्विवेलेंट, फोर्स जो है हमारे पास में QE के इक्विवेलेंट है, ये रहा। और डिस्टेंस हमारा AC है, जो कि बन गया है 2a sin थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास में रिजल्ट में चार्ज का आंसर आ जाएगा। चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का आंसर हो जाएगा P। बच्चों, आंसर बन गया टॉर्क = PE sin थीटा। इस वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे को वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो टॉर्क बन जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इसे याद रखना होता है हमारे को हमेशा, P ही पहले आएगा, उसके बाद में E आएगा बेटा। ओके, नाउ स्पेशल केस बनेंगे हमारे पास में टॉर्क के लिए। फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास में टॉर्क का, टॉर्क होता है PE sin थीटा। दो स्पेशल केस बन गए हमारे पास में, जब टॉर्क जीरो होगा, साइन जीरो होगा, तो टॉर्क भी हमारे पास में जीरो हो जाएगा। इस तरह से थीटा = 90 डिग्री का साइन 90 जब होगा हमारे पास में, तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी बेटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जो है परपेंडिकुलर एडजस्ट होगा, और इस केस में हमारे पास में मैक्सिमम टॉर्क बनेगा। बच्चों, 2019 के पेपर में इस साल जो क्वेश्चन आया था वो था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल डाइपोल अगर नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में अवेलेबल होता है, तो उस पर क्या क्या अवेलेबल होता है, क्या क्या फोर्स लगते हैं। तो आंसर आया उसका, उस पर जो है दोनों ही फोर्स लगेंगे बेटा, यानी कि टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। इस वजह से चार्ज पार्टिकल जो होगा, यानी डाइपोल का जो पेयर होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन भी करेगा और रोटेशन भी करेगा। ठीक है, इसको याद रखना होता है हमारे को।